नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ज़बरदस्त, बिंदास। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे जीएस और बात करेंगे वायुवीर बैच में जीएस के बारे में। स्वागत आप सभी का पिनाका अकेडमी, पिनाका डिफेंस अकेडमी के आप चैनल पर आप सभी आए हैं। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए, जिसमें आप लोग करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम, जो 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी, उसका रिवीजन। रिवीजन में साथी क्या है हमारे पास? रिवीजन में हमारे पास इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग के हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है आपका, और साथ ही साथ जीएस भी आपको मिलने वाली है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। मैं कोशिश करूंगा आप लोग अपनी क्लास को देखें और समझें। मैं मेरी क्लास का जो पैटर्न रहने वाला है साथी, वो ये रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। अब चाहे वो डिटेल्स मेरे पास हैं या फिर मैं कुछ खुद आपको दूं, तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको पिछले अगले 15 दिन में 200 या 300 क्वेश्चन भी कराता हूं ना, तो आप ये याद रखना कि 300 क्वेश्चन का मतलब होगा कम से कम 1000 क्वेश्चन, अगर डिटेल्स से आप जोड़ के चलोगे तो। मेरी बात आप समझ गए? तो कुल मिलाकर के आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि आपका रिवीजन बहुत शानदार होने वाला है। इसी क्लास के अंदर मैं आपको करंट अफेयर्स भी करा दूंगा जो आनी है। साथ ही साथ इसमें हम कंप्यूटर भी फॉलो करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स के पिछले पैटर्न को देखा जाए ना, तो उसमें आपका कह सकते हैं एक तरीके से कंप्यूटर का आपका एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आजकल ना एयरफोर्स सेंटर पे कंप्यूटर को प्रेफरेंस अच्छी है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दिया जा रहा है। तो जब स्मार्ट वर्क की बात आती है तो कंप्यूटर मेन हो जाता है, इसलिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर जो बेसिक बेसिक नॉलेज है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी है, वो आपको थोड़ी थोड़ी करके मैं बताता रहूँगा। कुछ फुल फॉर्म है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ हमारे पिनाका डिफेंस, आपका पिनाका अकेडमी ऑफिशियल चैनल पर मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही साथ आपको अगर मैं अगर कुछ करंट का कोई कंटेंट पकड़ाने लगूँ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, या कुछ भी पकड़ाऊँ, सब आपको वहीं मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ रिसीव कर लेंगे। ये क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी जब तक आपका पेपर होगा, ये भी होंगी और भी क्लास आपको मिलेंगी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ये टाइम टाइम अपडेट लगातार आती रहे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ, और शुरू करते हैं हम पहली क्लास हमारी। और पहली क्लास में ही साथ ही पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और उसे कहते हैं आपका सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? क्या बोलते हैं इसको? प्राचीनतम वेद। आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है। ठीक है? तो आप लोग जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म की जो सभ्यता है, आप लोग जानते हैं उस वैदिक सभ्यता के अंदर कितने वेद? हमारे 4 वेद हैं। लेकिन उन 4 वेदों में कहानी क्या है दोस्तों, याद रखना आप लोग। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है इसको। आप लोग याद रखेंगे। इसके अंदर आपको मिलेंगे 10 मंडल। क्या मिलेंगे दोस्तों? 10 मंडल इसके अंदर मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप याद रखेंगे। ठीक है? दूसरा कहता है वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? क्या कहता है? वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए, वायुदाब को बोलते हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कहानी क्या होती है कि जब इस पृथ्वी पर हमें जो वायुमंडल में गैसों के द्वारा हमारे ऊपर, शरीर पर जो प्रेशर डाला जाता है ना, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसको मापने के लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का, जो होता है हमारा क्या? बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा, आप लोग याद रखना, इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं बार का। ठीक है? जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैरोमीटर के कुछ पॉइंट कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे भाई जो बैरोमीटर है अपने आप में एक मीटर है, और जब वो मीटर है तो इसमें कोई ना कोई स्केल काम करता होगा। स्केल काम करता होगा, हाँ बिल्कुल। इसमें एक स्केल काम करता है, रीडिंग काम करती है। और जो साथ ही स्केल काम करता है ना, उस स्केल के जो क्या होते हैं, मेजरमेंट होते हैं 3 तरीके से। कैसे? अगर स्केल अचानक से तेजी से ऊपर उठ जाए, अगर स्केल अचानक से उ- ऊपर ना उठे, एकदम तेजी से नीचे गिर जाए, समझना मेरी बात को। अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए, तो साथ ही आप समझना कि आंधी या तूफान आने वाला है। आंधी या तूफान आने वाला, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं आपके रागा में आते हुए। और अगर धीरे धीरे गिरता है तो समझना कि दोस्तों वर्षा आ रही है, बारिश आने के चांसेस है। और अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दोस्तों आप समझेंगे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक या आपका जो वो है, अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो आप समझेंगे मौसम बिल्कुल साफ है, या मौसम साफ होने जा रहा है। तो ये बैरोमीटर की कुछ रीडिंग्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि बैरोमीटर की रीडिंग अगर एकदम से गिरती है दोस्तों, तो आंधी तूफान के संकेत होते हैं, और धीरे धीरे गिरती है तो बारिश के संकेत होते हैं। वहीं मैं बात करूं आपसे, अगर वो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे ऊपर उठता है रीडिंग, तो इसका मतलब हाई प्रेशर होने जा रहा है, मौसम साफ रहने वाला है। तो ये बैरोमीटर के कुछ आपके आप रीडिंग्स हैं, उन्हें आप याद करेंगे। दूसरा आपका मैं बात करता हूँ आपसे, वो आता है देखिए वेद के बारे में। तो मैंने कहा ना आपको डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी। तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपके बहुत काम की हैं, इसलिए आपको ये पीडीएफ आप प्रोवाइड अपना हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये पीडीएफ आपको रिवीजन कर लेना है ना भाई?
चलो, अब देखो जरा ध्यान से। अब एक्चुअल में क्या है ना, हमारे 4 वेद हैं, लेकिन इन चारों वेदों के भी छोटे रूप में मतलब उपवेद हमारे पास हैं, और इनको पढ़ने वाले या इनके ज्ञाता हमारे पास हैं, उन्हें कहते हैं धार्मिक पुरोहित। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीधा 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 क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वेद के आपके वो कौन है, आपका पुरोहित कौन है, ठीक है। ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, होत्र जो होते हैं, मतलब ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यजुर्वेद के कौन है भाई, धनुर्वेद। सामवेद के गंधर्व वेद। अथर्ववेद के शिल्प वेद। वहीं उपवेद भी आपको याद करने हैं इन चारों के, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन चारों का लगभग 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पक्का। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये भी देखिए, मीटर, कुछ इंपोर्टेंट मीटर में जैसे कि डायनेमो, आप जो सभी जानते हैं, डायनेमोमीटर इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का काम करता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापता है, आपको पता है ना, तार के अंदर लगा के देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कि कितनी धारा हमारे तार में बह रही है। हाईग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता बताता है। अगर बैरोमीटर दाब बता रहा है तो ये ह्यूमिडिटी को बताता है। वहीं आपका देखेंगे ओंडोमीटर, ये क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को बताता है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे निकटतम है। तो देखो, सूर्य के सबसे निकटतम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सोलर सिस्टम के जितने भी फैक्ट हैं आपके, सोलर सिस्टम के जितने फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान से याद करो। कैसे भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, सूर्य के निकटतम की, तो ये हो गया हमारा सूर्य। फिर उसके पास 8 ग्रह पड़ जाते हैं दोस्तों, इस तरीके से। कितने पड़ जाते हैं भाई, 8 ग्रह पड़ जाते हैं ऐसे। तो सबसे पहला पड़ जाता है दोस्तों बुध। कौन सा पड़ जाता है, बुध, आप याद कर लेंगे। और फिर पड़ता है शुक्र। तो इसका मतलब आपको एक एक दिन छोड़ के याद करने, एक एक दिन छोड़ के याद करने। बुध, आपका बृहस्पति छोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, शुक्र मिलेगा। कौन सा मिलेगा भाई, शुक्र। फिर पृथ्वी मिलेगा। फिर आपका मंगल, एक दिन छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बृहस्पति। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो शनि, यहाँ आएगा अरुण, और यहाँ आएगा वरुण। तो कुल मिलाकर अगर शुरू की बात करो सबसे पहला, तो पड़ता है बुध, और लास्ट का पड़ता है दोस्तों नेपच्यून, या उसे कहते हैं हम वरुण। क्या बोलते हैं उसे, वरुण, ठीक है। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम के और भी क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे निकटतम पड़ता है बुध, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो जो विश्व की ऑर्गेनाइजेशन या विश्व की महत्वपूर्ण संगठन है, विश्व के महत्वपूर्ण संगठन जो हैं, आप उन्हें ध्यान से याद कीजिएगा। जैसे पूछा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी, आप लोग याद कर लेंगे। और भी इंपॉर्टेंट हमारे पास हेडक्वार्टर है, बिल्कुल। देखिए, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि पैसे का काम कौन संभालता है, अमेरिका। पैसे में उस्ताद कौन बनता है, अमेरिका। तो ऐसे हम याद कर लेते हैं इसको। विश्व व्यापार संगठन WTO का कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है, चिल्ड्रंस के लिए काम करता है, वो न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दोस्तों स्विट्जरलैंड आपका जेनेवा के अंदर है, ठीक है भाई, याद करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं ध्यान से जरा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, नीति आयोग से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में कहानी क्या है, ये जो दोस्तों आज आज नीति आयोग है, वो पहले क्या था, वो पहले योजना आयोग था। और जब ये योजना आयोग बनाया गया था, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो डायरेक्टली PM होते थे, PM। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे ना, वही इसके अध्यक्ष बनते थे। अब कहानी क्या हुई, तो कहानी ये हुई कि भाई योजना आयोग को 2015 में खत्म कर दिया गया। क्या हुआ, तो योजना आयोग 2015 में खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह पर एक नई संस्था बना दी गई दोस्तों, उसका नाम था नीति आयोग। क्या नाम था उसका, नीति आयोग। तो आप लोग याद कर लेंगे, जो नीति आयोग और जो योजना आयोग के अध्यक्ष बनते थे ऑलरेडी PM, वैसे ही नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, वो PM ही बने। तो कहने का मतलब, नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना भाई। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट आपका जो अच्छा क्वेश्चन आता है, बढ़िया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात हुई है जो, और मस्तिष्क मतलब क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क मतलब होता है कंप्यूटर का मेन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, उसे आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है भाई, कहते हैं। और वो क्या होता है, वो होता है आपका CPU। क्या होता है भाई, CPU की फुल फॉर्म लगातार एग्जाम में आती है, तो आप लोग याद कर लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के याद होनी चाहिए भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आपकी फुल फॉर्म्स है उन्हें भी देख लीजिएगा ध्यान से।
जैसे आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, एक आपका सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक एमआईसीआर जो आपकी ओएमआर चेक होती है वो इससे होती है ना, एमआईसीआर सॉरी जो चेक, जो आपका बैंक में जो चेक चेक की डिटेल चेक होती है ना, चेक जानते हैं ना, जो चेक फिलिंग होती है चेक से बैलेंस निकालते हैं, तो उसकी जो डाटा चेक होता है वो एमआईसीआर करती है, मैग्नेटिक इंक आपका करेक्टर रीडर। प्रोम क्या होता है, तो आप याद करें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट आपका आता है वैन। देखिए एक होता है वैन, एक होता है लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया में नेटवर्क बनने वाला, लैन केबल होती है जैसे। और वैन क्या होता है, वाइड एरिया में नेटवर्क, बहुत बड़े में आपको नेटवर्क फैलाना है। अगर छोटे एरिया में तो घर में क्या होता है, घर में लैन केबल लग जाती है। लेकिन बड़े बड़े एरिया में क्या होती है, वैन केबल या वैन होता है वो, ठीक है, पूरा बड़ा एक नेटवर्क बिछाना पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट आपका मानव शरीर में मलेरिया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से, और पता है आप लोग ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। सबसे जरूरी है आपको कि क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कि भाई हम भी एक काम करते हैं, पहले हम लगा लेते हैं फिर सर बता देंगे आंसर से, और हमारा स्कोर हमें पता चल जाएगा। डिटेल तो मैं बताता रहूंगा आपको। अब ये कह रहा है भाई मलेरिया किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे पहले, कि भाई जीवाणु से होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है भाई। तो आप लोग इसको पता करेंगे और बताएंगे कि भाई क्या होता है इसका आंसर। तो जरूरी क्या है कि आप अटेम्प्ट पहले इसको कर लें। साथ ही साथ एक्चुअल में कहानी क्या होती है कि जैसे मलेरिया जैसी बीमारी है, ऐसी और भी बीमारियां पेपर में आती हैं, मैं उन्हें भी आपको दिखाऊंगा। तो अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग उसको देखो एक बार ध्यान से, है ना, ठीक है। तो जैसे आपका ये है, जैसे जीवाणु से होने वाली बीमारियां एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दी सारी, आप इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है भाई। अब जैसे जीवाणु से होने वाली रोग है, तो देखो जरा, टिटनेस, निमोनिया, कुष्ठ, तपेदिक, हैजा, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जो किससे होते हैं, जीवाणु से, और मलेरिया भी इसी में आता है ना। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। विषाणु से होने वाले एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वार, पोलियो, चेचक, आपने सुना होगा कोरोना, कोरोना भी तो वायरस था क्योंकि वो विषाणु से होता था। नेक्स्ट आपकी बात करें हम किसकी भी, प्रोटोजोआ की, तो उससे होता है पायरिया, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसको, पेचिस और कालाजार, ये आते हैं किसमें, आपके प्रोटोजोआ में। कवक या फंगी से होने वाले गंजापन, खाज, आपका एस्पार्जिलस और दमा दमा। तो कुल मिला के ये खास खास बीमारियां हैं, और ये उन बीमारियों के कुछ कारक है साथी, आप लोग इन्हें याद कर लेंगे। मलेरिया की बात करूं तो जीवाणु से होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कुछ आपके मॉडर्न स्टिक क्वेश्चन बनेंगे, किसने किसको उपाधि दी, किसने किसको उपाधि दी, किसको किसने आपका नाम दिया है, इंपॉर्टेंट नाम, ऐसे गुरु के बनते कौन किसका गुरु है। तो अपने राजनीतिक गुरु कौन मानते हैं, किसको मानते हैं भाई, बाल आपके सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी क्या मानते हैं, अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों मानते हैं आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए भाई। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने ही भारत भ्रमण की इन्हें सलाह दी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद करना। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि महादेव गोविंद रानाडे किसके आपके वो थे, तो वो थे आपका इनके गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो संविधान के बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखिए अगर स्वीकार आपसे पूछे, इसमें तीन चार वर्ड होते हैं, स्वीकार पूछ ले, अडोप्ट करना कहते हैं, अंगीकृत करना पूछ ले, क्या पूछ ले, अंगीकृत करा गया, ठीक है, अडोप्ट किया, स्वीकृत किया, एक वर्ड होता है स्वीकृत किया, है ना, एक होता है दोस्तों अपनाया, अपनाया। तो जब भी ये वर्ड आएंगे तो आप लोग याद करेंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और देखो कंफ्यूजन के लिए आपको 26 नवंबर 1950 भी मिलेगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचना, क्योंकि 1949 में हमने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही वर्ड लागू आ जाए, लागू, इनेक्ट करा, तो लागू करने के लिए आप लोग याद करेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो लागू करने की डेट क्या होगी हमारी, 26 जनवरी 1950 होगी। नेक्स्ट आपका आगे आता है कौन सा पर्यावरण सॉरी कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो आप लोग जानते हो दर्रा क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना दर्रा क्या होता है। दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच में, ऐसे ही दो पहाड़ है हमारे सामने, उनके बीच में जो ये प्राकृतिक रास्ता होता है ना, नेचुरल पाथ, क्या होता है, नेचुरल पाथवे, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दर्रा।
तो आपका लिपुलेख है, बिल्कुल लिपुलेख उत्तराखंड में ही है। आपका नीति उसमें ही है, मुलिंग भी आपका वहीं है। लेकिन जो सिपकिला दर्रा है ना दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये हिमाचल प्रदेश में है। और एक नदी है बड़ी फेमस, सतलज नदी, तिब्बत से आती है। ये इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, आप लोग याद रखना, सतलज नदी। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आता है, वो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे के लिए क्वेश्चन है, आप लोग याद करना। 25 जनवरी को आपका ये मनाया जाता है, 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। स्थापना हुई किसकी? तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, आप लोग याद रखें, हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग की। किसकी? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की, जो हमारे यहाँ कराता है इलेक्शन, इसीलिए मनाते हैं हम वोटर्स डे। आप लोग याद कर लेंगे, चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना, है ना भाई। चलिए, तो ये आपके याद रहेगा। आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आता, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं। तो जैसे आपने कुछ जगह डाली, कोई भी आपने किसी भी कंपनी की किसी की वेबसाइट खोली, तो जो पहला पेज निकल के आता है ना दोस्तों, उसको वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं उस कंपनी का? वेब पेज। पहला पहला पेज वेब पेज होता है। ठीक है, चलिएगा लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की बड़ी शक्ति में कौन सा नंबर का बना। तो आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका, अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद दोस्तों इंडिया ने ऐसा काम किया कि एक बिल्कुल लाइव सैटेलाइट को हमने मार गिराया था जमीन पे से, और हम चौथी शक्ति बने थे। और इस ऑपरेशन को इंडिया ने जो नाम दिया था दोस्तों, इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और चौथी शक्ति ऐसा है देश हमारा भारत, कि वो चलती हुई सैटेलाइट को, लाइव सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ही मार सकता है। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन करेंगे, तमाशा किस राष्ट्र का लोक नृत्य है। तो मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट राज्यों के सारे लोक नृत्य भी कराऊंगा। तमाशा कहाँ का है दोस्तों? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का। आगे देखेंगे, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो देखो, अगर गहरी पूछेगा तो कैस्पियन सागर याद कर लो, सॉरी बैकाल झील याद कर लो। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये रूस के अंदर है। कहाँ पर है? रूस के अंदर है। इसका निकनेम क्या है? तो दोस्तों इसको कहते हैं साइबेरिया का मोती। क्या बोलते हैं इसको? द पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना, साइबेरिया का मोती किसे कहते हैं? आपका बैकाल झील को। कैस्पियन सागर क्या है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ओनली सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद करेंगे सभी, सबसे बड़ी झील है ना, याद रखेंगे। सुपीरियर क्या है? सर सुपीरियर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, ताजे पानी की, फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी भाई। तो सीधी सी बात है भाई, आपका आप लोग याद करेंगे, परमाणु के नाभिक की खोज पूछी जाएगी तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को सीधा सीधा याद करके चलेंगे आप लोग। किसने भाई? रदरफोर्ड ने। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे जरा। जैसे पोजिट्रॉन, कार्ल एंडरसन, परमाणु क्रमांक मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की मानी जाती है। आवर्त सारणी ओनली किसकी है? तो मेंडलीफ की, है ना। अपवर्जन सिद्धांत किसने? पॉली ने दिया था। रेडियम की खोज क्यूरी ने की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया दोस्तों। अगर मौलिक कर्तव्य पूछे जब भी याद करना, और अगर 5 ईयर प्लान पूछे तब भी याद करना। पंचवर्षीय योजनाएं, तो जिसे आज आप रूस कहते हैं, उसका पहले नाम था USSR, जहां से आपके पंचवर्षीय योजनाएं ली गई थी या मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। साथ ही मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। शुरुआत में कितनी थी दोस्तों? तो 10 थी। सर ये क्या संविधान में ही थे? नहीं, इनको जोड़ा गया कब है? तो 1976 में इन्हें संविधान के अंदर जोड़ा गया है। आप याद रखना, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है पॉइंट। अगला पॉइंट आता है, भारत की सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन याद इंपोर्टेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए, है ना। राष्ट्रपति हमारी सर्वोच्च सेना के कमांडर होते हैं, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल 53 का बी कहता है इस बात को। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना के कमांडर होते हैं। चलिएगा
कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर आपसे पूछा है। प्रोसेसर चिप आप लोग देख सकते हैं, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, प्रिंटर को आप टच कर सकते हैं, लेकिन जावा लैंग्वेज को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये क्या होती है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसलिए आप इसको टच नहीं कर सकते, जावा लैंग्वेज, ठीक है। चलिएगा, निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो आप लोग याद रखें, यूएन के द्वारा कुछ ये ईयर्स घोषित किया था, मैं सारे ही आपके लिए लाया हूँ। स्वदेशी भाषा के लिए 2019 था, लेकिन और कौन कौन से थे तो ध्यान दे लो, थोड़ा काम आएगा आप सभी के लिए। देसी भाषा के लिए आपका 2019, पौधे के स्वास्थ्य के लिए 2020, शांति और विकास के लिए 21, मत्स्य पालन के लिए 22, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा बाजरा वर्ष आपका कौन सा 23, और आपका क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2025। तो ये भी आपके लिए आ सकता है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहूंगा, क्योंकि जिस समय आप एग्जाम देने जाओगे, हमारे राज्य मणिपुर के अंदर, कहाँ पे, मणिपुर के अंदर ऑलरेडी आपका लग चुका है शासन, राष्ट्रपति शासन। तो पक्के चांसेस हैं मणिपुर या आपके राष्ट्रपति शासन के क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। आप याद रखना कि जो राष्ट्रपति शासन लगाता है ना, वो या तो आप एक तो पूछेगा प्रधानमंत्री से, आप याद रखेंगे, या ऐसे समझो कि भाई अगर सलाह उसे चाहिएगी तो वो जाकर के सलाह तो करेगा इससे, लेकिन सिफारिश किसकी मांगेगा, मानेगा, वो मानेगा उस राज्य के राज्यपाल की, जो बताएगा कि सर अब मणिपुर में दिक्कत चल रही है, या अब मेरे राज्य में दिक्कत है, आप इसको संभालो। तो वो किससे पूछेगा, राज्य के राज्यपाल से। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था? तो उसी ने लगाया जिसने नहरें बनवाई, और वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी, और साथ ही साथ सिंचाई कर भी लगाया था, इरिगेशन टैक्स भी लगाया था, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक परसेंट गैस कौन सी है? तो देखिए, नाइट्रोजन, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाता है 78%। ऑक्सीजन अगर आप पूछेंगे दोस्तों तो आप याद करेंगे 21%, लेकिन आजकल डाटा थोड़ा प्योर हो के आ रहा है, तो 20.9% भी सही है, याद रखेंगे। फिर तीसरे पे आती है कार्गन, 0.93% के आसपास आपकी आर्गन है। फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और 0.04% के आसपास। ये डेटा होता है किसका, इसका। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे पर ऑक्सीजन, तीसरे पर आर्गन, और चौथे पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में तो सारी हैं ही हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस भी पेपर में आता है आपके। तो आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, ठीक है ना। आगे देखो, एक प्रकाश वर्ष, पहली बात तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो डिस्टेंस का या दूरी का मात्रक है, आप लोग याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। किसका मात्रक है? डिस्टेंस का। तो 9 × 10⁻15 हमारा क्या होता है आंसर, कि भाई कितने होती है, तो 9 × 10⁻15। अगर किलोमीटर पूछेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है, 3 जीरो हट जाती है। आप लोग इसको भी याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि है? तो राजघाट तो जी महात्मा गांधी की समाधि है। क्या और भी हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल, याद करेंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है। आज मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए। जैसे रैम, रैम की क्या होती है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म सीधा याद करो। और इधर देखो भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि उसे कहते हैं शांतिवन, ये दिल्ली में ही है। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जी की। लाल बहादुर शास्त्री की होती है विजय घाट, दिल्ली में। बी आर अम्बेडकर की कहाँ पे? महाराष्ट्र में, चैत्य भूमि, ठीक है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, याद करो सीधा सीधा। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, क्योंकि किसानों के मसीहा थे, खुद किसान थे, किसान दिवस मनाते हैं इनके उस पर, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह का एकता स्थल, और एक पढ़ते राजीव गांधी, राजीव में आया वी, और वीर माना गया वीर। तो कैसे याद करेंगे? वीर भूमि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके समाधि स्थल है, इन्हें भी आप याद कर लो, ठीक है। याद करके चलो इन्हें भी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमाएं लगती हैं? तो भाई आप लोग याद करेंगे क्या? आपका बांग्लादेश को याद करेंगे। कितनी लगती हैं दोस्तों? तो 4096 किलोमीटर लगती हैं, 4096 किलोमीटर। ये आपको याद करना है सीधा सीधा। कैसे याद करोगे? तो एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, बचपन में मैंने बचपन में MBA किया, और यहाँ से आपको ये ट्रिक मिल जाती है कि कहाँ कौन सा राज्य लग रहा है या कितने राज्य हैं। ये घटता हुआ क्रम है हमारी बाउंड्री का, जैसे 20 है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लगता है, फिर चाइना सबसे कम, फिर पाकिस्तान सबसे कम, फिर नेपाल सबसे कम, फिर म्यांमार सबसे कम, फिर भूटान सबसे कम, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे ये कितना लगता है, तो 4000
96 किलोमीटर, सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ ये जरूरी भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो ये था किसका, सुभाष चंद्र बोस का। और एक बड़ा फेमस नारा और था इनका, जय हिंद। तो आप लोग याद रखेंगे, जय हिंद भी इन्हीं का ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इन्हीं का ही है। और एक और नारा है इनका, दिल्ली चलो। कौन सा है भाई? तो वो है आपका दिल्ली चलो। तो आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ नारे किसके, सुभाष चंद्र बोस के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा। तो आगे है भाई नेक्स्ट आपका पंचायतों का गठन। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर पंचायत आती हैं। तो पंचायतों का गठन किस भाग में है दोस्तों? वो भाग 9 के अंदर है। वो आप कैसे याद करेंगे? वो आप ऐसे याद करेंगे कि पार्ट 9, 9, 9A, 9B, इन तीनों पार्ट्स के अंदर पंचायत या सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। तो सिंपली आपको याद हो जाता है, पंचायत या फिर सहकारी समितियां। ठीक है, याद रखेंगे सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, वो है डूरंड कप। जो खेल संबंधित कप है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो याद करें जरा ध्यान से, खेल संबंधित जो भी कप हैं या ट्रॉफी हैं, वो भी एक बार आप ध्यान से देखेंगे। जैसे डूरंड कप है वो किसका है दोस्तों? वो फुटबॉल का है। किसका है? तो फुटबॉल गेम में आता है आपका डूरंड कप। आगे देखिएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट कप हमारे सामने, हाँ बिल्कुल भाई, फीफा वर्ल्ड कप किसके लिए होता है? तो फुटबॉल के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी किसके लिए होता है? क्रिकेट के लिए, आजकल बहुत खबर में है। आगा खां कप किसके लिए होता है? हॉकी के लिए। रणजी ट्रॉफी बहुत फेमस है, किसके लिए? क्रिकेट के लिए। यूरो कप फुटबॉल के लिए, और लेडी रतन टाटा कप ट्रॉफी आपकी हॉकी के लिए। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप आप याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, तो और ऐसे ही मैं आपको लगातार सेट के अंदर 30-30 क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा। छोटी छोटी क्लासेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, जो आपके लिए सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चंस हैं। कैसी लगी क्लास? आपको लाइक करिएगा क्लासेस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि लगातार आपको क्लासेस मिलती रहे। मिलता हूँ आपके जीएस के सेट नंबर 2 में, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए।